नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विजय पथ सीरीज की, जो कि आधारित है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2026 पर। जैसा कि आप सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस इस साल कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड की भर्तियां करा रही है, जिसमें से कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम डेट भी आ चुके हैं। तो इन एग्जाम्स में जीके जीएस वाले पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को इस विजय पथ सीरीज में जीके मॉक टेस्ट के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे और इसमें जीके जीएस के कुल 38 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो पूरे मॉक टेस्ट को लास्ट तक अटेम्प्ट करिएगा। कितना आपका स्कोर होता है 38 क्वेश्चंस में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देर ना करते हुए चलिए आज की इस जीके मॉक टेस्ट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। और पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान करता है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 40, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंतर्गत एक्सप्लेन्ड है। अब बात करें कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान भारत का पहला स्टेट बना था, जिसने अपने नागौर जिले से भारत में पंचायती राज को शुरू किया था। बाद में भारत सरकार ने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1992 में, और इसके तहत इन पंचायती संस्थाओं को, या कह लीजिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया। और इसमें इन्होंने क्या किया, 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची ऐड किया। 11वीं अनुसूची में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया और 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों के लिए यानी कि अर्बन एरियाज के लिए म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल या जिसे पेट्रोलियम कह सकते हैं का उत्पादक राज्य है? याद रखिएगा, आसाम। आसाम दोस्तों 1889 से ही भारत में कच्चे तेल का उत्पादन कर रहा है, और उस समय आसाम का माकूम क्षेत्र हो चाहे वो डिगबोई हो, भारत में बड़े तेल उत्पादन क्षेत्रों के रूप में जाने जाते थे। अगर मैं बात करूं वर्तमान में भारत का कौन सा क्षेत्र है जहां पे सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन किया जा रहा है, तो वह है महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों के आसपास का एरिया, जिसको बॉम्बे हाई बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांतों की बड़ी इमेज देखने के लिए कोई भी डेंटल डॉक्टर किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है? याद रखिएगा, कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। इस दर्पण की सहायता से कोई भी व्यक्ति नज़दीक की वस्तु का एक बड़ा इमेज देख सकता है। इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, दांतों में क्या प्रॉब्लम है या दांतों में कौन सा बैक्टीरिया या वायरस है जिसकी वजह से दांतों में दर्द हो रहा है, उसको इस दर्पण की सहायता से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है और ये जो टॉपिक है वो पुलिस रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं और वो कहीं न कहीं किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कवक हो या फिर प्रोटोजोआ हो। अब इनमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो वायरस से होती है, तो याद रखिएगा, पोलियो। अब देखिए, यहाँ पर एक टेबल आपको दिया जा रहा है जिसमें बैक्टीरिया से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, वायरस से कौन कौन सी हो सकती हैं, प्रोटोजोआ से, फंगी से या फिर एल्गी से। तो ये जो टेबल है आप बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे आप एक क्वेश्चन देखिए कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जो होता है, जिसे दमा कहते हैं, वह किसकी वजह से होता है? तो वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। या फिर मलेरिया, जो मच्छरों से होने वाला बहुत खतरनाक बीमारी है। अब इसमें क्या है, बैक्टीरिया वाहक है या फिर वायरस है या प्रोटोजोआ है? तो ये प्रोटोजोआ है। तो ये जो टेबल है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से इसको रेडी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिसे बाद में संयुक्त प्रांत बोला गया और अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है, जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने 1921 में अपनी राजधानी को किस शहर से लखनऊ में ट्रांसफर किया था? तो उस शहर का नाम था इलाहाबाद। यानी कि यूपी की 1921 तक जो कैपिटल थी वो इलाहाबाद थी। 1921 में कैपिटल इलाहाबाद से लखनऊ शिफ्ट हुई और वर्तमान तक बनी हुई है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली के आंख में तीर मारा था, उत्तर प्रदेश के वर्तमान किस जिले में लोकेटेड है? तो यह है फर्रुखाबाद। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि इस समय इंडिया में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वहां पे हिंदू धर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पेशली वेद पुराण या महाकाव्य। तो आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर पेपर देने जा रहे हैं, चाहे कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर या होमगार्ड, तो ये टॉपिक जरूर कवर करना, जिसमें कि वेद हो गए, पुराण हो गए, रामायण महाभारत या भगवत गीता जैसे जो हमारे महाकाव्य, इनको जरूर पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 100% वहां पे पूछा जाएगा। योगी सरकार है तो पूछे जाने का जो पॉसिबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम आपको बताना है जिसने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी। तो उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चलवाई थी। कहां से कहां पर? तो मुंबई से लेकर ये ट्रेन थाने के बीच में, ये दोनों महाराष्ट्र के ही शहर है, तो मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी एक 34 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर। तो डलहौजी ने भारत में कई सारे इनिशिएट किया था, जैसे कि उसने PWD यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना की, तार सर्विसेज स्टार्ट किया, पोस्ट ऑफिस को इस्टेब्लिश किया, साथ ही IAS का एग्ज़ाम जो उस टाइम होता था जिसे ICS बोला जाता था, उसको कंपटीशन के बेसिस पे किया। तो इसने बहुत सारे काम स्टार्ट किए थे इंडिया के लिए। लेकिन इसका एक बड़ा ही गंदा काम भी था जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। वो काम इसका था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि ये राज्यों को हड़प लेता था। इसका जो राज्य हड़प नीति थी उसने भारत में बहुत ज़्यादा अशांति फैलाई थी, और इसी का जो परिणाम था वो 1857 का हमारा ग्रेट रिवोल्ट था, जिसको हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 में हमें एक फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। वो फंडामेंटल राइट है दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए पहले तो दोहरी सजा नहीं होगी, यानी कि 2 बार सजा नहीं होगी, और दूसरा इसमें एक और प्रोविजन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से व्यक्ति के जो दोष सिद्धि है उसके प्रति संरक्षण उसको मिला हुआ है। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को नहीं मिला है दोस्तों, ये विदेशी नागरिकों को भी मिला हुआ है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राज्य को या किसी भी पर्टिकुलर केंद्र शासित प्रदेश को कितने साल से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी? तो वो एज है 6 से 14 साल, और ये पूरा का पूरा प्रोविजन हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से। और जब ये संविधान संशोधन हुआ तो हमने संविधान में बाकायदा एक आर्टिकल भी ऐड किया था, आर्टिकल 21A, जो ये बाकायदा कहता है कि 6 से 14 साल तक का हर एक बच्चा भारत में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त करेगा। ये उसका फंडामेंटल राइट है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसका आकार सबसे बड़ा है? तो पहले तो आंसर जान लीजिए, लद्दाख। अब बात करते हैं भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या की। तो आज के डेट में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और अगर हम इसमें पहले एरिया के हिसाब से अगर चेक करें तो एरिया हिसाब से सबसे जो बड़ा यूटी है जिस पर एक क्वेश्चन बना था वो हो गया आपका लद्दाख। और अगर हम यहीं पे एरिया के हिसाब से सबसे छोटे यूटी की बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बेस को चेंज करूं और पूछूं कि पॉपुलेशन के बेसिस पे यानी कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो हो गया आपका दिल्ली। और अगर वहीं जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लक्षद्वीप। ये बिल्कुल याद करके जाइएगा। तो एक चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि चाहे क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या हो, दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? यूपी का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था और इसे चेंज किया गया था 24 जनवरी 1950 को। और इसीलिए दोस्तों 24 जनवरी को यूपी अपना फाउंडेशन डे या फिर स्थापना दिवस मनाता है।
सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस वर्तमान जिले में हुआ था? तो इस जिले का नाम याद रखिएगा, एटा। अब अगर सूफी कवि अमीर खुसरो की बात करूं तो इनको तोतिए ए हिंद या फिर हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाओं ने भारत के साहित्य को एक अलग ऊंचाई प्रदान की। दिल्ली सल्तनत के दौरान इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के दरबार में काम किया और ये इंडिया के एक बहुत ही फेमस कवि हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ एक सिख लोगों का विशेष ग्रुप होता है जो अपने धर्म के जो उनके रिलीजियस सिंबल्स होते हैं उनको धारण करते हैं, साथ ही योद्धाओं की तरह या फिर सैनिकों की तरह ट्रेनिंग लेते हैं और जरूरत पड़ने पर लड़ाइयाँ करते हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, सिखों के अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह। भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखिएगा, वीर दामोदर सावरकर यानी कि बीडी सावरकर। बीडी सावरकर के नाम पर भारत में अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रीनेम्ड किया गया है, जिस पर एसएससी ने दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा था कि पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? तो याद रखिएगा, वीर दामोदर सावरकर। निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिकी देश में दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है? तो वह है ब्राजील। साउथ अमेरिका में दुनिया का सबसे घना और सर्वाधिक जैव विविधता वाला जंगल पाया जाता है, जिसको कहते हैं अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन फॉरेस्ट का मेजर हिस्सा जो है वो ब्राजील में फैला है। इसके अलावा इक्वाडोर हो गया, वेनेजुएला हो गया, या आसपास की और भी जो पेरू, कोलंबिया जैसे देश हैं वहां पर भी इस जंगल का थोड़ा बहुत विस्तार है। लेकिन जो मेजर पोर्शन है साउथ अमेरिकी जंगलों का वो किस देश में है? याद रखिएगा, ब्राजील। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है? वो है गोदावरी। गोदावरी नदी त्र्यंबक पठार से निकलती है महाराष्ट्र में, और वो जो है कि वेस्ट से ईस्ट फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। क्योंकि साउथ इंडिया में जितनी रिवर्स बहती हैं उनमें सबसे लंबी है, इसीलिए इसको गंगा ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। अब भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा, क्योंकि भारत में से होकर ब्रह्मपुत्रा भी बहती है, इंडस भी बहती है। नो डाउट इनकी लंबाई गंगा से ज़्यादा है, लेकिन इनका विस्तार कई देशों में है, इसीलिए भारत में जितनी नदियां बहती हैं उनमें से सबसे लंबी गंगा है, जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र की, इसके अनुसार हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तारीख है 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के शहर द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है, जिसमें कुल 15 जज काम करते हैं, और एक जज का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 9 सालों का होता है। वर्तमान में इस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत की तरफ से जो जज काम कर रहे हैं उनका नाम है दलवीर सिंह भंडारी, और इस इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की तरफ से जो पहले जज पहुंचे थे उनका नाम था नागेंद्र सिंह, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टूटे हुए CFL यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट और फ्लोरोसेंट ट्यूब को सुरक्षित रूप से डिस्पोज करना चाहिए, क्योंकि उनमें क्या होता है जो प्रकृति में जहरीला होता है, वो है मरकरी। तो CFL वगैरह जो हम घरों में यूज करते हैं, खैर अब तो CFL वगैरह को रिप्लेस कर दिया गया है LED से यानी कि लाइटिंग इमिडिएट डायोड से। तो पहले जो CFL यूज होते थे, आप देखते रहेंगे कि जब वो टूटते थे बल्ब तो उनमें सफ़ेद सफ़ेद रंग का जो वो भुरभुरा पदार्थ होता था वो एक्चुअल में मरकरी होता था, यानी कि पारा होता था, और ये बड़ा ही जहरीला होता है, इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक होता है। तो इसीलिए ट्यूबलाइट है, CFL है, जब भी ये खराब हो तो इनको बहुत अच्छे से क्या करना चाहिए? डिकम्पोस्ट करना चाहिए। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जिम्मेदार ऊतक को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग जाइलम। अब देखो ना, कोई भी पौधा अगर है या पेड़ है तो उसमें 2 तरह का एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करता है। एक ट्रांसपोर्ट, जैसे ये मान लो पेड़ है, अब इस पेड़ में इस जड़ के थ्रू चाहे न्यूट्रिशन या पानी जब इस हर अंग तक पहुंचता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है जाइलम।
और जब ये पानी, न्यूट्रिशंस वगैरह पत्तियों तक पहुंचते हैं तो पत्तियां क्या करती हैं, क्लोरोफिल के प्रेजेंटेशन में फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस करती है और वहां पे ग्लूकोज को स्टोर करती हैं। और फिर ये ग्लूकोज बना हुआ जो भोजन होता है वो अब वापस पेड़ के हर एक भाग में पहुंचता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करता है प्लांट्स में। क्वेश्चन जो था कि पौधों में पानी और पोषक तत्वों का परिवहन किस टिश्यूज के माध्यम से होगा, तो वो होगा जाइलम के माध्यम से। जीएसटी की सिफारिश किस समिति पर के आधार पर पूरी तरीके से लागू की गई थी? याद रखिएगा, विजय केलकर टास्क फोर्स। जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में स्टार्ट किया गया था, क्योंकि जब जीएसटी लागू हुआ तो इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, स्पेशली 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया था। वन टैक्स वन नेशन के कॉन्सेप्ट पे जीएसटी आज इंडिया का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स हो चुका है और इंडिया के इनडायरेक्ट जो टैक्स मार्केट है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी म्यांमार की मुद्रा है? देखो, चाहे म्यांमार हो, चाहे भूटान, नेपाल या चाइना, जितने भी अपन के पड़ोसी देश हैं, इन पड़ोसी देशों को आपको बहुत डिटेल में पढ़कर जाना है, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे पुलिस की, आर्मी की या फिर आरपीएफ की, उनमें आप पर्टिकुलर जो जीएस का सिलेबस होता है उसमें एक टॉपिक देखते होंगे, क्या? भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसियों पे बिल्कुल नज़र बना के आपको पेपर में बैठना है, चाहे वहाँ की कैपिटल हो, वहाँ के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है, कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं, इन सब चीज़ों पे लगातार क्वेश्चन आते रहे हैं। तो अब यहाँ पे म्यांमार हमारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पड़ोसी देश है जो हमारे पूरब में स्थित है। पहले ये एक्चुअल में इंडिया का ही पार्ट था, इसका पुराना नाम बर्मा था। बाद में 1935 के भारत सरकार अधिनियम के थ्रू ये भारत से अलग हुआ और अब इसकी अपनी खुद की करेंसी है जिसको क्या बोलते हैं, बर्मीज क्यात। तो ये याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए भूटान की करेंसी का नाम क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? देखिए, भारत में जितनी भी नदियां बहती हैं मोस्टली उनको अगर उनके माउथ के हिसाब से या फिर उनके मुहाने के हिसाब से मैं क्लासिफाइड करूं तो वो दो पार्ट में बढ़ जाती हैं। आधी नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और आधी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में कौन नहीं गिरती है, तो इसमें नर्मदा नहीं गिरती है। अब देखिए, ये इंडिया का मैप है, इसमें मोस्टली रिवर्स, चाहे वो ब्रह्मपुत्रा हो, गंगा हो, यमुना हो, चाहे महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, सब कहाँ गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन कुछ नदियां जैसे कि सिंधु हो गई या फिर नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, माही हो गई या साबरमती हो गई, ये सब कहाँ गिर रही हैं? अरब सागर में। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि क्वेश्चन जो था कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है, तो वो गिरती है नर्मदा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस साल साइन किया गया था? साल था 1975। शिमला समझौते के पीछे की कहानी ये थी कि 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान ने लड़ाई की थी और इसी लड़ाई को बंद किया गया और एक समझौता किया गया। उसी समझौते को नाम देते हैं शिमला समझौता और इस समझौते का सबसे बड़ा आउटकम है एलओसी लाइन, जिसको कि लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तरफ कॉन्टिनेंट्स के नाम है जैसे यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, दूसरी तरफ उन कॉन्टिनेंट्स के सबसे बड़े हाईएस्ट पीक यानी कि सर्वोच्च शिखरों का नाम है। आपको मैच करने के लिए बोला जा रहा है। अगर मैं माउंट कॉसियुस्को की बात करूं तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। माउंट मैकिनले कहाँ का है? नॉर्थ अमेरिका का। माउंट एल्ब्रूस यूरोप का और किलिमंजारो अफ्रीका का। तो अगर हम इस ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे परफेक्ट मैच हो रहा है। एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक वैध प्रोग्राम की तरह व्यवहार करता है और जो असल में कर रहा है उसको वो छिपाता है, उससे सबसे ज्यादा संभावना है कि आप क्या कह सकते हैं, तो उसको कहा जा सकता है ट्रोजन हॉर्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र किस जिले का हिस्सा है? देखो, उत्तर प्रदेश का जो साउदर्न पोर्शन है, स्पेशली मध्य प्रदेश के बॉर्डर के आसपास, वो बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र है और इस पठारी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कई सारे जिले शामिल हैं, स्पेशली 7 जिले। अब वो 7 जिले कौन कौन से हैं? ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और बांदा। इन्हीं 7 जिलों को मिलाकर यूपी में बुंदेलखंड रीजन बोला जाता है। अब यहां पे क्वेश्चन था कि बुंदेलखंड में कौन सा जिला आता है, तो वो आता है आपका महोबा।
अब यूपी को बात की जा रही है कि 4 रीजन्स में डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे यूपी के मैप को समझा दूं तो ये एक देखिए यूपी का ये जो साउथ वाला हिस्सा है बुंदेलखंड हो गया, इधर ये पूरब वाला जो हिस्सा है पूर्वांचल हो गया, इधर दिल्ली वगैरह से हरियाणा से सटा हुआ जो हिस्सा है वो ग्रीन यूपी हो गया, हरित उत्तर प्रदेश, और बीच में जो हिस्सा बचा लखनऊ अवध वाला इसी को ओरिजिनल यूपी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली मैगजीन जो 1874 में प्रकाशित हुई थी उसका श्रेय दिया जाता है, इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो उस मैगजीन का नाम था बाल बोधिनी और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा पब्लिश की गई थी। अगर मैं बात करूं कि भारत की पहली मैगजीन या न्यूज़पेपर कौन सा था, तो वो था द बंगाल गजेट, जिसको 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने अंग्रेजी भाषा में कलकत्ता से प्रकाशित किया था। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, भारत के हिंदी भाषा की पहली मैगजीन कौन सी थी या न्यूज़पेपर कौन सा था? वो था उदंत मार्तंड, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से 1826 में पब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? वो है भाग 2 और आर्टिकल इसमें जो इंक्लूड है वो है आर्टिकल 5 to 11। ठीक है, भारत में जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप होता है वैसे अपन के यहाँ होता है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है दोस्तों कि भारत का व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होता है, वो अपने राज्य का नहीं होता, अपने राज्य का वो निवासी होता है। जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में आप देखोगे कि अमेरिका 50 राज्यों का समूह है, तो अमेरिका का हर एक व्यक्ति पहले अमेरिका का नागरिक है और फिर अपने राज्य का नागरिक है, तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में एकल नागरिकता है, हर एक व्यक्ति इंडिया का नागरिक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1935 में और तारीख था आपका 1 अप्रैल। ठीक है, अगर मैं बात करूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नेशनलाइजेशन की, तो यह हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है और हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं, जो आरबीआई को संभाल रहे हैं, उनका नाम संजय मल्होत्रा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? बिल्कुल याद रखिएगा, फिलीपींस की कैपिटल मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक को एशिया पैसिफिक रीजन में लोकेटेड कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए लोन देने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। एडीबी की स्थापना की गई थी 1966 में और वर्तमान में इसके जो मेंबर्स हैं वो बन चुके हैं 69th, और इसका जो 69वां मेंबर है ये पिछले साल यानी कि वर्ष 2025 में आया था, जिसका नाम था इजराइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़कर जाइएगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, जिसको धन बहिर्गमन का सिद्धांत भी कहते हैं, किसने पेश किया था? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक किताब बड़ी फेमस लिखी है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अपनी किताब में दोस्तों इन्होंने समझाया कि भारत से धन संपदा को ये अंग्रेज कैसे लूट कर ले जा रहे हैं, और इन्होंने अपनी किताब में भारत के नेशनल इनकम को भी पहली बार कैलकुलेट किया था फाइनेंशियल ईयर 1867 और 68 के लिए, और तब उन्होंने उस टाइम बताया था कि भारत की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, वो जस्ट 20 रुपए है। तो सोचिए आज से 150 साल पहले लगभग भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपए होती थी। एक व्यक्ति भारत का पूरे साल में बस 20 रुपए कमाता था। कमेंट बॉक्स में बताइए आज के डेट में यानी कि 2026 में भारत के एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड नो टोबैको डे किस तारीख को मनाया जाता है? तारीख है 31 मई। अगर मैं तंबाकू के उत्पादन की बात करूं तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा टोबैको प्रोड्यूसर कंट्री है, और वहीं भारत में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बना हुआ है। करंट अफेयर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में या कह सकते हो देश के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? वो है इजराइल। सोमालीलैंड की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये सोमालिया नाम का एक अफ्रीकी देश है, उसी का एक ऑटोनोमस रीजन है। सोमालिया से सोमालीलैंड लगातार विद्रोह करके एक अलग देश बनने की चाह रखता है,
और लगातार वहां विद्रोह होते रहते हैं, लेकिन दुनिया की किसी देश ने अभी तक सोमालीलैंड को एज ए इंडिविजुअल कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन दिसंबर 2025 में इजराइल पहला देश बना जिसने कि सोमालीलैंड को बोला कि ये एक इंडिविजुअल देश है, यानी कि ये सोमालिया का पार्ट नहीं है। दिसंबर 2025 में 88 साल की उम्र में छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में किस जाने माने हिंदी लेखक और 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है? बिल्कुल याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2025 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन बनी है? उनका नाम है साई जाधव। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु का जो डाइवर्जन होता है या फिर डिफ्लेशन होता है वो किसके कारण होता है? तो उस फोर्स को कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। देखो दोस्तों, पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो एक फोर्स जनरेट होता है जिसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, जो वायु को यानी कि हवा को डाइवर्ट करती है। और इसके डाइवर्ट करने की जो डायरेक्शन होती है दोनों गोलार्धों में अलग अलग होती है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में ये हवा को हवा के दाहिने तरफ मूव कराती है, यानी कि डाइवर्ट कराती है। और वहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध की मैं बात करूं तो दक्षिणी गोलार्ध में ये हवा को उसके लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ पर मूव कराती है, इस तरीके से। आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। ये जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है हर 2 साल पर भारत के लिए इंडियन स्टैटिक फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसमें पूरे देश में वन वगैरह से लेकर डेटा पब्लिश किए जाते हैं। और रिसेंट जो रिपोर्ट आई है ISFR 2023 की, तो इस रिपोर्ट को एक अलग से वीडियो में मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि इस रिपोर्ट पे 100% क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने टोटल 38 क्वेश्चन कवर किए। कमेंट बॉक्स में मुझे आप जरूर बताना आपका स्कोर कितना हुआ। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पूरे क्लास की जो PDF है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। दूसरी चीज़, आप हमें फॉलो कर सकते हैं रेडियन गुरुकुल के इंस्टाग्राम चैनल पर। साथ ही अगर इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।